हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स कनेक्ट विद दीप्ति मित्तल। आज का टॉपिक होगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इस पे मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 रहेगा। सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिकैप रखते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर का। हमने उसमें कवर किया था डबल टैक्सेशन क्या होता है, जिसमें हमने ये जाना डबल टैक्सेशन मीन्स द सेम इनकम गेटिंग टैक्स ट्वाइस इन द हैंड ऑफ सम एसएससी। कोई भी एसएससी के हाथ में जब एक ही इनकम दो बार टैक्स की जाए उसे डबल टैक्सेशन बोलते हैं। डबल टैक्सेशन के अंदर जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे वहाँ पर हमारे पास 2 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, जो कि है रेजिडेंस रूल एंड सेकंड होगा हमारा सोर्स रूल। रेजिडेंस रूल क्या कहता है कि आप रेजिडेंट कोई और नेशन की है, मतलब आप एक कंट्री के रेजिडेंट है, और सोर्स रूल क्या कहता है आप अपनी इनकम दूसरी कंट्री से कमा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 मेजर कंपोनेंट्स आए, रेजिडेंस रूल और सोर्स रूल। जहाँ पर होंगे वहीं पर हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक अराइज होगा या डबल टैक्सेशन इशू अराइज होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं क्या है डबल टैक्सेशन। सपोज कीजिए आप अर्न करते हैं ₹100। इंडिया के अंदर आप क्या है, रेजिडेंट है। रेजिडेंट कंट्री का टैक्स रेट है 30%। ये सिर्फ अज्यूम किया जा रहा है। और आपकी जो इनकम हो रही है या सोर्स कंट्री है इनकम की, वो है सोर्स कंट्री में जो टैक्स रेट है वो है 40%। इस केस में क्या हुआ, 100 रुपीज़ में से 70% मतलब 70 रुपीज़ नियर अबाउट आपने क्या दिया, टैक्स दिया। आपके पास कितना रुपये बचे, सिर्फ 30 रुपये बचे। तो अब इस बात को देखा गया कि उसने अपने इनकम में से 70% एज अ टैक्स दे दिया और सिर्फ 30% उसके पास बचा, जिस वजह से हमारा टॉपिक आया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ऐसे क्या होगा, लोग कोई नहीं चाहेगा बाहर काम करना, कोई जॉब पे जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास इनकम खुद की क्या बचेगी, कम बचेगी। वो ये सोचेगा मैं रेजिडेंट कंट्री में ही अर्निंग कर लूँ और वहाँ से ही क्या कर लूँ, रुपए कमा लूँ। ये इशू राइज हुआ, इन सब फैक्टर्स को देखा गया, कंसर्न किया गया, और इससे हमारा टॉपिक DTAA निकल के आया, दैट इज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हमने जाना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब है ये एक ट्रीटी है जो कि साइन की गई है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज विद द मोटिव टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन बर्डन ऑन एन इंडिविजुअल और अ टैक्स पेयर। यहाँ पे हमारा इनडायरेक्टली लिंक किससे हो गया है, इंटरनेशनल टैक्सेशन से लिंक हो गया है, जहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इन टॉपिक्स का क्या मतलब है। अब हमने जाना नेचर ऑफ DTAA क्या है। DTAA वर्ड बता रहे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये जो DTAA है इसके भी 2 हमारे पास नेचर्स निकल के आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें पता लगता है कि एक कंट्री के साथ हमने कौन सा वाला नेचर का DTAA या ट्रीटी साइन की हुई है। तो हम जानते हैं फर्स्ट हमारा जो आता है, फर्स्ट हमारा होगा कॉम्प्रिहेंसिव DTAA। ये क्या होता है, ये होता है जो कि टैक्स ऑन इनकम पे लगता है या कैपिटल गेन्स पे लगता है या कैपिटल पे लगता है। इसके अंदर क्या इंश्योर किया जाता है कि टैक्स पेयर इन बोथ द स्टेट विल बी ट्रीटेड इक्वली इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन। दोनों जगह के जो लोग हैं, दोनों मीन्स मान ली इंडिया का और USA का, दोनों के बीच में क्या है, ट्रीटी प्रेजेंस है। तो अब दोनों को कंसर्न करके चलेंगे, दोनों को ध्यान में रखेंगे कि अगर इंडिया वाले को फॉरेन में अगर किसी प्रकार की रिलैक्सेशन मिल रही है, किसी प्रकार की छूट मिल रही है, तो वही छूट अमेरिका के जो पर्सन इंडिया में आकर काम कर रहे हैं उसको भी मिलनी चाहिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा आता है लिमिटेड DTAA। लिमिटेड DTA का मतलब क्या है,
जैसे कि वर्ड बता रहा है लिमिट टू सम लेवल, कुछ लेवल्स पे लिमिट कर दिया गया है कि इससे आगे नहीं हो सकता या इससे आगे हो गया तो हम लोग क्या नहीं अलाउ करेंगे, DTAA अलाउ नहीं करेंगे। सो एज रिटर्न यहाँ पर मेंशन किया है प्रोवाइड्स फॉर टैक्स और इनकम फ्रॉम शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट और स्टेट इनहेरेंट और गिफ्ट, मतलब कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ शिपिंग हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, स्टेट में हो सकता है या गिफ्ट के फैक्टर्स में हो सकता है। सो इन सब की टाइप की जो चीज़ें होंगी इन पर लिमिट कर दिया गया है टैक्सेशन ऑफ इनकम का। सो हमने यहाँ पर दो बहुत ही न्यू वर्ड्स को जाना, कंप्रहेंसिव एंड सेकंड हुआ लिमिटेड। कंप्रहेंसिव वर्ड का मतलब हमें बहुत क्लियरिफाई हो गया, जहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, इनकम की, कैपिटल गेन की या कैपिटल की, और लिमिटेड में हम बात करेंगे शिपिंग की, एयर ट्रांसपोर्ट की, गिफ्ट की और स्टेट के अंदर जो हम लोग पार्ट लेते हैं। यहाँ से एक पर्सन फॉरेन में गया, वहाँ पर जाके उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया, परचेज कर लिया, वो क्या हुआ, वो भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट हुई। लेकिन बाहर देश में जाकर अपना खुद का राज किया तो उस केस में क्या होगा, लिमिटेड DTAA होगा कि वो उससे ज़्यादा जगह नहीं ले सकता या जो भी ट्रीटी के अंदर मेंशन्ड है, साइंड है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा। सो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। अब हमने जाना कि क्या होता है DTAA। इंडिया के अंदर DTAA का टैक्सेबिलिटी हमने जान ली। क्या जाना था, टैक्सेबिलिटी में हमने जाना कि इंडिया के अंदर इंडियन टैक्सेशन एक्ट है, उसके 1961 के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या करता है, फंक्शन करता है हमारे इंडिया के अंदर। DTAA ये क्या होगी, टैक्सेबिलिटी होगी जहाँ पर ये चार्ज होगा। सो आगे चलते हैं, ये क्या कह रहा है, एज ऑफ नाउ, ये करंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और ये सिर्फ एक नॉलेज इंक्रीज करने का मेन मोटिव रखता है। सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है DTAA है, आज तक वो 88 कंट्रीज़ के साथ साइन किया गया है और जो इंडिया है वो OECD मॉडल यूज़ करता है। हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में, पर उससे पहले हम इस टर्म को अच्छे से जान लें कि DTAA क्या है और DTAA और इंडिया का कैसे लिंक है। तो आज तक इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 88 कंट्रीज़ के साथ या 88 नेशन या 88 नेशंस, टेरिटरीज या कंट्रीज़ के साथ क्या किया है, साइन कर लिया है। सो इससे आगे देखते हैं बात। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट DTA इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो DTA है हमारा, वो 3 फैक्टर्स में फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, जिसकी बात हम करते हैं सेक्शन 90 में, सेक्शन 90A में और सेक्शन 91 में। सेक्शन 90 क्या कहता है, जब 2 कंट्री के बीच में क्या होगा, टैक्स की बात होगी या टैक्स की ट्रीटी साइन होगी, उससे हम बात करेंगे सेक्शन 90 में। सेक्शन 90A क्या कहता होगा, जब एसोसिएशन, इंडिया की किसी एसोसिएशन ने क्या किया होगा, कोई ट्रीटी साइन किया हुआ होगा दूसरी देश के एसोसिएशन के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ, वो होगा हमारा सेक्शन नंबर 90A। सेक्शन 91 क्या होगा, सेक्शन 91 होगा जहाँ पर नो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, मतलब कोई सी भी प्रकार का एग्रीमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में इन रेजिडेंट कंट्री छूट देने की कोशिश करती है अपने रेजिडेंट पर्सन को, जो कि अपनी इनकम बाहर से कमा कर लेके आ रहा है, उसे थोड़ी बहुत छूट देगी और कहेगी कि आप अपने रुपए बाहर से कमाइए, हम आपका पूरा साथ देंगे, आपके ऊपर इतना टैक्स बर्डन नहीं आने देंगे। तो वो किसी प्रकार के रिलीफ्स प्रोवाइड करवाती है, जिनकी बात हम करते हैं यूनिलेटरल रिलीफ के अंदर। सो चलिए आगे चलते हैं, इसका और मतलब क्या है, बेनिफिट्स क्या है, DTA का जो इंडिया के साथ लिंक है वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इधर मैंने मेंशन किया है सेक्शन 90 एंड 91 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961
ऑफर स्पेसिफिक रिलीफ टू टैक्स पेयर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए हमारा जो इंडियन टैक्स एक्ट है 1961 वो हमें कुछ रिलीफ्स बताता है जो कि सेक्शन 90 और 91 के अंडर आते हैं। सेक्शन 90 क्या कहता है? डील्स विद दोज provisions involving taxpayer who have paid tax to another country with which India has a DTAA, जिसके साथ इंडिया की क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। मतलब हमने बात की सेक्शन 90 को एज अ बायलेटरल वेयर DTAA प्रेजेंट है। बायलेटरल यूनिलेटरल क्या है हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में भी पढ़ेंगे उसे मोर ब्रीफ देने के लिए। आगे चलते हैं। सेक्शन 91 क्या था? मैंने आपको बताया जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता बिटवीन कंट्रीज या बिटवीन एसोसिएशन, वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर हमारी बात होगी सेक्शन 91 की। इन इफेक्ट इंडिया प्रोवाइड रिलीफ टू बोथ टाइप ऑफ टैक्स पेयर। दोनों टाइप के टैक्स पेयर्स को क्या प्रोवाइड करती है? रिलीफ प्रोवाइड करती है जो कि ऐसी कंट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा DTAA क्या है? प्रेजेंट है, या जहाँ पर हमारा DTAA प्रेजेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इंडिया ने जो साइन की है 88 नेशंस, मैंने उनका नाम लिख दिए हैं और साथ में उनका नेचर बता दिया है। ये सिर्फ एक रिवीजन या एक गो पॉइंट थ्रू टॉपिक होगा जहाँ पर आप जान सकेंगे कि हमने कौन से देश के साथ किस प्रकार के नेचर ऑफ DTAA को साइन किया है। चलिए देखते हैं। एक क्विक लुक देना है सिर्फ इसको, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मैंने ये इसलिए ऐड किया है कि आप सब जान सके कि क्या क्या कंट्रीज़ के साथ किस नेचर ऑफ DTAA की बात मैं आपसे कर रही थी। कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट की बात हो रही है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट हमारा कौन सा था? आप सबको पता है, दैट वाज रिलेटेड विद इनकम, अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी A नाम से जितनी भी कंट्रीज थी उनका मेंशन किया है, B नाम से कंट्री थी उनका मेंशन किया है, C D E F G, देन अदर्स कंट्रीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सब कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया ने क्या साइन किया हुआ है? DTAA साइन किया हुआ है। और कौन से नेचर का DTAA साइन किया हुआ है वो भी मेंशन है। ये सब हमारा DTAA था जो कि हमने 88 कंट्रीज़ के साथ साइन किया था। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है कि हमने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो नेचर के DTAA है उनको साइन किया है फॉरेन नेशंस के साथ। और इसके आगे हमारा टॉपिक रिलेटेड टू DTAA और इंडिया का जो लिंक था और कितने कॉन्सेप्ट थे, करंट सिनेरियो क्या था। अब हम टॉपिक कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलीफ। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है, सेक्शन 90A एंड सेक्शन 91 जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसे और अच्छे से जानते हैं। यूनिलेटरल की जब हम बात करेंगे वहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन 91 की। बायलेटरल की जब बात करेंगे वहाँ पे हम दो सेक्शन की बात करेंगे, एक सेक्शन 90 होगा हमारा और एक हमारा सेक्शन होगा सेक्शन 90A। अब हम जानते हैं यूनि टर्म का मतलब क्या है। यूनि का मतलब होता है वन, मीन्स जहाँ पर कोई भी या किसी भी प्रकार का म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगा, या हम कह सकते हैं जहाँ पर हमारी DTAA क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्या होगी? एब्सेंट होगी। वहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? यूनिलेटरल रिलीफ की। और बायलेटरल रिलीफ क्या होगा? जहाँ पर हमारा DTAA दैट इज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा। वहाँ पर हम बात करेंगे बायलेटरल रिलीफ की। चलिए इसे इन टर्म्स को और अच्छे से जानते हैं। यूनिलेटरल वर्ड का मतलब क्या है? यूनिलेटरल मैंने आपको पहले बताया, यूनि मतलब सिंगल, किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है। इन द केस ऑफ
income arising to an SSE in country with which India does not have any double taxation agreement। जहाँ पे इंडिया का किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल रिलीफ बोलेंगे, जिसकी बात हम करते हैं अंडर सेक्शन 91 ऑफ इंडियन टैक्स एक्ट 1961। देन क्या कह रहा है, एसएससी शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्ट फ्रॉम द इंडियन इनकम टैक्स पीपल बी हिम द डिडक्शन वुड बी अ सम कैलकुलेटेड ऑन सच डबल टैक्स्ड इनकम। जो अभी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, सो हैव अ फोकस। वो क्या है, एट द इंडियन रेट ऑफ टैक्स और द रेट ऑफ टैक्स इन द सेड कंट्रीज। जो हमें यूनिलेटरल एग्रीमेंट है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका हम एक एग्जांपल भी लेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। इट कैन बी एन इंडियन रेट। पहला इंडिया के रेट के हिसाब से हो सकता है, जो हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं कि पूरी की पूरी इंडिया के अकॉर्डिंग दे दिया। सेकेंड, द रेट ऑफ टैक्स इन द सेट कंट्रीज, जहाँ से वो रुपए कमाए गए हैं, सोर्स कंट्री से जहाँ से रुपए की अर्निंग हुई है, वहाँ का टैक्स जानते हैं कि कितना टैक्स आया है, उसके बेसिस पे हम लोग यूनिलेटरल एग्रीमेंट को करते हैं। फिर हम जानेंगे इन दोनों कंट्रीज़ में से किसका टैक्स कम है। अगर टैक्स कम किसका हुआ, टैक्स कम हुआ सोर्स कंट्री का, तो इंडियन कंट्री को कंसिडर करेंगे, हायर वाले को कंसिडर करेंगे, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। तो जितना बाहर देश को देना है वो बाहर देश को दे देंगे, और जितना बच गया वो इंडिया क्या कर लेगी, टैक्स ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको अभी ब्रीफ में करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इंडिया ने क्या किया, 40,000 रुपीज़ या 40,000 रुपीज़ कमाए इंडिया के रेजिडेंट ने। उन्होंने क्या किया, 40,000 रुपीज़ अर्न करने के बाद उन्हें टैक्स लायबिलिटी लगी। टैक्स लायबिलिटी 40,000 थी उनकी। अब ये 40,000 कहाँ की थी, ये फॉरेन की थी, और इंडिया के अंदर वही टैक्स उनके कितना लगता, 50,000 लगता उसी इनकम पे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, आप हायर वाले को चूज़ कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग चूज़ इसको करना था, हमने 50,000 को क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। और फॉरेन में हमें कितना देना था, 40,000 देना था, जो कि हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा आप 50,000 में से 40,000 किसको दे दीजिए, फॉरेन बाहर वाली देश की जो टैक्स है उनको पे कर दीजिए, और रेस्ट जितना भी बचता है वो आप हमें दे दीजिए एज अ टैक्स। तो कितना बचा 10,000। तो 10,000 किसके हाथ में जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा, अंडर सेक्शन किसका, अंडर सेक्शन 91 इंडियन टैक्स एक्ट। सो ये बात हमने की, ये बात हमने जान ली क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, जैसे कि ऐसा तो होगा नहीं एक पर्सन एक जगह का रेजिडेंट है, वो इंडिया से भी रुपए ना कमा रहा हो, इंडिया से भी रुपए कमा रहा होगा और बाहर से भी कमा रहा होगा। मैंने जैसे एग्जांपल लिया लास्ट लेक्चर में कि मैं फ़ॉरेन में भी पढ़ा रही हूँ, फ़ॉरेन के स्टूडेंट भी मुझसे क्लास लेते हैं और यहाँ के स्टूडेंट भी मुझसे क्लास लेते हैं। यहाँ के स्टूडेंट भी मुझे पेमेंट करेंगे और फॉरेन वाले भी मुझे पेमेंट करेंगे। इसके हिसाब से क्या हुआ, मैं इंडिया से भी इनकम कमा रही हूँ और फॉरेन से भी इनकम कमा रही हूँ। तो इनकम इन इंडिया, पहले हमने जाना इनकम इन इंडिया कितनी है हमारी, फॉरेन में जो हम कमा रहे हैं वो कितनी है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारी क्या आ गई, ग्लोबल इनकम आ गई। फिर हमने टैक्स रेट जाना, कौन सी कंट्री का कितना टैक्स रेट है। तो हमने जाना दोनों कंट्रीज़ है जो हमारी, उनका टैक्स रेट कितना है, एक कंट्री का 30% है और सेकंड कंट्री का हमारा 25% है। ऑन द बेसिस ऑफ 25% क्या हुआ, कम हुआ। तो इंडिया क्या कर सकती है, टैक्स ज़्यादा कौन सा होगा, 30% वाला ज़्यादा होगा ना। सो हम लोग कंसिडर किसको कर चलेंगे, 30% वाले को। 30% वाले में से 25% वाले को हम किधर दे देंगे, फॉरेन गवर्नमेंट को दे देंगे, और रेस्ट जो 5% बचेगा वो इंडियन टैक्स के एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। सो एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन का अच्छे से, वर्किंग कैसे होगी। इनकम टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम, ग्लोबल इनकम पे जो हमारी इनकम टैक्स है वो क्या है, वो 75,000 है।
फॉरेन इनकम पे कितनी है, 30,000 है। और सॉरी, ये इंडियन इनकम आना है, और जो फॉरेन पे है वो कितनी है, 25,000। हमने क्या बोला, हायर को कंसिडर करेंगे। किसको कंसिडर करेंगे, हायर को। अगर यहाँ पर हायर होती हमारी फॉरेन की, तो हम सारे के सारे रुपए किसको दे देते, फॉरेन गवर्नमेंट को दे देते, और इस केस में इंडिया को क्या मिलता, ज़ीरो मिलता ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि ये कम है तो क्या हुआ, 30,000 ये था, 25,000 ये था, तो 25,000 हम किसको दे देंगे, फॉरेन गवर्नमेंट को दे देंगे। रेस्ट जो हमारा 5,000 बचेगा वो क्या बचेगा, इंडियन गवर्नमेंट ले लेगी। तो 75,000 में से हम लोग 30,000 लेस कर देंगे, और उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इफेक्टिव ग्लोब टैक्स कितना रहेगा, 30% रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या फ़ायदा रहा होगा इसका, और क्या फ़ायदा नहीं रहा होगा इस कॉन्सेप्ट का। यहाँ पर एक केस हमने ये ले लिया, सेकेंड केस कुछ हो लिया है इन्होंने, क्या लिया है, सेकंड केस यहाँ पर बात कर रहा है कि टैक्स रेट इंडिया में 30 है और फॉरेन में 35 है, मतलब ये ज़्यादा है। हमें कंसिडर कौन सा करना चाहिए, हमें कंसिडर ये करना चाहिए, 35 वाला, हायर वाला कंसिडर करना है। हमने निकाला 35, तो हमने जाना 35,000 क्या करना चाहिए, टैक्सेबल करना चाहिए। पर ये बताइए इंडिया का टैक्स कितना था, 30,000। वो 35,000 ऑलरेडी पे कर रहा है, तो क्या वो इंडिया में टैक्स पे करेगा, नहीं करेगा। वो सिर्फ बाहर फॉरेन में टैक्स पे करेगा, जो कि 35,000 होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई और बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे और अच्छे से करते हैं, DTAA यूनिलेटरल के केस में कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्लोबल इनकम निकालेंगे। जैसे कि इंडिया इनकम थी हमारी, सपोज कर चलते हैं 1 लाख, और हमारी जो फॉरेन इनकम थी वो थी हमारी 3 लाख। देन हम जानेंगे कहाँ की टैक्स लायबिलिटी कितनी है। इंडिया की सपोज करते हैं टैक्स लायबिलिटी थी 30% और फॉरेन की कितनी थी, 35%। इस केस में हमें विच एवर इज हायर, ज़्यादा कौन सा है, 35 ज़्यादा है ना, तो 35% को हम लोग कंसिडर करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट अब किस हिसाब से रुपए लेगी, अगर वो बाहर देश में ज़्यादा रुपए दे रही है खुद की देश के टैक्स के हिसाब से, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं लेगी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट विल चार्ज नथिंग। लेकिन अगर यहाँ पर होता, क्या होता, यहाँ पर होता हमारा 25, क्या होता 25, क्या होता 25% होता। तो इस केस में क्या करती, इंडियन गवर्नमेंट कहती कि आप 25% बाहर के देश को दे आओ, और जो 5% बच गया, 5% मुझे आपसे टैक्स 30% लेना था, आपने 25% ऑलरेडी बाहर के देश को दे दिया, अब जो 5% बच गया आप वो मुझे एज अ टैक्स दे दो। इन बातों का ध्यान दिया गया, और जिससे हमारा यूनिलेटरल का जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा यूनिलेटरल रिलीफ क्या है, जिसकी बात हम किस में करते हैं, सेक्शन 91 में, जहाँ पे DTAA क्या होता है, एब्सेंस होता है। कमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि DTAA जो हमारा है वो बायलेटरल रिलीफ के केस में कैसे वर्क करता है, उसके कौन कौन से मॉडल्स होंगे, और लास्ट में कंक्लूजन रिलीफ रखेंगे, जिसमें हम समराइज्ड वे से जितना भी हमने पढ़ा है एक क्विक रिकैप करेंगे, वो भी ओनली मेंस पॉइंट का। अगर आप सबको इस चैनल की या इस PPT की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप जाइए, उसे देखिए और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू, टेक केयर।